हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम लोग करने जा रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस, या यूं भी कह सकते हो कि इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके बाद बिजनेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। अगर आप देखो तो क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहला जो चेंज आया बिजनेस के अंदर, वो आया कंपटीशन, इंक्रीज इन कंपटीशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी थी उनके अंदर कंपटीशन बढ़ गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन कंपनी ने फेस किया ऑल राउंड कंपटीशन। इसको चारों तरफ से कंपटीशन का सामना करना पड़ा, इंटरनल मार्केट के अंदर से भी एंड एमएनसी से भी। अगर आप देखो, इसको अपने जो अंदर की जो कंपनियां थी, जो हमारे कंट्री की कंपनी थी, उनसे भी कंपटीशन होना शुरू हो गया। और मल्टीनेशनल कंपनीज जो बाहर की कंपनियां थी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ग्लोबलाइजेशन, तो उसके वजह से क्या हुआ था, बाहर की कंपनियां इंडिया में आ गई थी, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनियां बड़ी बड़ी। तो उन्होंने कंपटीशन देना शुरू कर दिया, और इससे दिक्कत ये हुई कि हमारे कंट्री में जो जितनी भी कंपनियां थी अंदर के मार्केट से भी, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट प्लस साथ में जो अदर कंट्री एक्सटर्नल जो मार्केट जो थी बाहर की, उनसे कंपटीशन होना शुरू हो गया। और इससे क्या हुआ, कंपनीज विच कुड अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड विच वर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज कुड ओनली सर्वाइव। और वही कंपनी सर्वाइव कर पाई जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी या यूज कर सकती थी, और बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल थे। वो कंपनियों ने सर्वाइव कर लिया और कंपटीशन में बनी रहीं। लेकिन दिक्कत ये हुई कि बहुत सारी कंपनियां कुड नॉट मेक द कंपटीशन एंड हैव टू लीव द मार्केट। तो बहुत सारी कंपनियों को मार्केट को छोड़ना पड़ गया। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो 1991 के समय, अगर हम प्रायर टू 1991, इससे पीछे जाएं, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी और हमारे गवर्नमेंट चलाती थी, रन करती थी बिजनेसेस को। तो उस समय बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन जो थे, यही हुआ करते थे। वॉज ओनली पब्लिक सेक्टर इंजॉइंग द मोनोपोली। यही एक पब्लिक सेक्टर थे जो एंजॉय करते थे। लेकिन क्या हुआ, 1991 की जो पॉलिसी आई उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेट बैंक्स आ गए, एयरलाइंस आ गई, टेलीकम्युनिकेशन की बहुत सारी कंपनियां आ गई। तो इससे क्या हुआ, इनको कंपटीशन फेस करना पड़ा। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं हमारे पास। जैसे अगर आप देखो, वोडाफोन है, और बाहर की कंपनियां बहुत सारी इंडिया में आ चुकी हैं। तो एक इफेक्ट ये हुआ। दूसरा जो इफेक्ट हुआ, ये हुआ मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। ये तो एक अच्छी बात भी है। इससे क्या हुआ कि कस्टमर्स की डिमांड बढ़ने लग गई। क्योंकि कस्टमर देखो, अब 1991 से पहले क्या था, जब सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, तो जो सामान बन जाता था वही यूज करना पड़ता था। और दूसरी बात, इंफॉर्मेशन उतनी ज़्यादा हुआ नहीं करती थी कंज्यूमर्स के पास, इंडियन कंज्यूमर्स के पास। अब क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम उसमें आ गई कैपेसिटी में, तो हुआ क्या कि कस्टमर्स ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। आप देख सकते हो, नाउ customers are more aware and they keep maximum information of the market, as a result of which new market is कस्टमर या बायर ओरिएंटेड। अगर आप देखो आज की डेट में बायर ओरिएंटेड मार्केट है। कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं और उसी तरह के प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं कंपनियों को। नाउ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस कीपिंग इन माइंड द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स। आज आप देखोगे कस्टमर्स की जिस तरह की डिमांड है उसी तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे आप देखोगे शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं, ज़्यादा बड़े घर नहीं है, तो टेलीविजन्स जो हैं दीवार पे लगाने वाली आ गई हैं, अलग से स्पेस ज़्यादा नहीं कवर कर रही हैं। और आप अपने घर में भी देखोगे, हम लोग वो सामान अफोर्ड कर पाते हैं जो कम स्पेस कवर करे। तो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए हैं आजकल मार्केट में। पहले की तरह नहीं है कि प्रोडक्ट बना के थोप दो और कस्टमर खरीद लेगा। अब कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बने। तो इसमें क्या हुआ कि मोर डिमांडिंग कस्टमर आ गए। कस्टमर स्टार्टेड डिमांडिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड because they were highly aware, hence they can they start demanding the products which even not exist in the market, and therefore the business have to prepare such type of products in the market according to their demands. Then comes the third point, that is rapidly changing technological environment. अभी क्या हो रहा है कि 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उसके बाद क्या हुआ कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बदलाव आया है और एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनियां यूज कर रही हैं। आप देखो यहाँ पे कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज चेंज या इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस, एज अ रिजल्ट which maximum production is possible at minimum cost, but it leads to tough challenges in फ्रंट ऑफ स्मॉल फॉर्म्स। देखिए,
हुआ क्या है कि जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और इसमें इम्प्रूवमेंट आ गया है। इसके वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और इसके वजह से हुआ है क्या है कि कम लागत में सामान को बनाया जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी अच्छी आ गई है, कम लागत में ही वो सामान बन बढ़ जा रहा है। लेकिन हुआ क्या है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल सेक्टर्स हैं, स्मॉल फर्म्स हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हेंस दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स नाउअडेज। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंजेस बहुत देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेसेसिटी फॉर चेंज। आप देखोगे 1991 के बाद जो न्यू पॉलिसी आई, आफ्टर न्यू पॉलिसी मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई आर चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। अब क्या हुआ कि जो डिमांड एंड सप्लाई जो है ये बहुत ही तेजी से बदलता जा रहा है। चेंज इन द वेरियस components of business environment had made it necessary for the business firm to modify their policies and operations from time to time। एक्चुअली पहले होता क्या था, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी और टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, तो उस समय एक बार जो पॉलिसी बना दी जाती थी वही पॉलिसी को कंपनियां फॉलो करती रहती थी। लेकिन आजकल क्या हुआ है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है, कस्टमर्स इतना ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं कि हर एक कंपनी को बहुत जल्दी जल्दी अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव करना पड़ रहा है, मॉडिफाई करना पड़ रहा है। और ये मॉडिफाई करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उनको लोगों के हिसाब से चलना पड़ रहा है, और अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो इट विल नॉट बी एबल टू इवन survive। Therefore, the necessity of change is increased a lot. Earlier, once the government used to make a policy, because all the companies used to run on the basis of the parent company was the government. Now government used to control them. तो एक बार जो policy government बना देती थी, that policy was for longer period of time, and whenever the government feels like changing the policy, it changes but at a very slow rate। But nowadays what is happening is द कंपनीज हैव टू चेंज द पॉलिसी वेरी क्विकली। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, कोरोना आया हुआ है, तो इसके वजह से क्या हुआ है, बहुत सारी कंपनियों ने अपनी पॉलिसी बदल दी है और अब क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे एक कार की कंपनी है टेस्ला, उसने तो बल्कि लॉन्च ही कर दिया इसी पीरियड में, जैसे ही चाइना, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये इस तरह की कंपनी लॉन्च हो चुकी है। कैसे, इसमें ये कर दिया है उसने कि उसकी जो बॉडी बनाई है ऐसी बनाई है कि उसके अंदर किसी भी तरह का वायरस अंदर नहीं जा सकता। तो कंपनी का ये दावा है कि आप अंदर अगर जब तक कार में हैं आपको किसी भी तरह का वायरस नहीं हो सकता है। उसके अंदर ऐसा टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो उसको किल कर देती है। अगर बाई चांस उसके अंदर भी रहेगा, कार के अंदर भी, तो उसको भी किल करने की क्षमता है, वो डिसइंफेक्ट कर देगी एक तरह से। और ऐसे आप देखोगे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बदलती जाएंगी क्योंकि ये ज़रूरत है। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव इट ऑल। नेक्स्ट कम्स द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज नीड फॉर डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं ये लोगों को ट्रेन करते हैं, कैसे उनको बिजनेस में इफेक्टिव बनाया जाए, एफिशिएंट बनाया जाए, ये इनका काम होता है। और उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि लोगों को क्या ज़रूरत है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको किस तरह की ज़रूरत है। तो आज की डेट में आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिजनेस को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हुआ क्या है कि कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन ना करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे और एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आप देखोगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। तो देख सकते हो आप, द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पीपल विथ हायर कंपिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट। आजकल क्या है, हायर कंपिटेंस वाले लोग चाहिए और ग्रेटर कमिटमेंट वाले लोग चाहिए। हेंस देयर इज अ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि ये जो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है ये उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करता है और इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाता है, और आज की डेट में इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। देन कम्स द मार्केट ओरिएंटेशन। अगर आप देखोगे मार्केट ओरिएंटेशन में, तो मार्केट ओरिएंटेशन क्या है, अगर आप देखो, अगर हम पहले की बात करें ना, तो पहले सेलिंग कंसेप्ट हुआ करता था। सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि एक बार कंपनियां अपना सामान बना देती थी और कस्टमर को खरीदना ही पड़ता था, कस्टमर के ऊपर थोप देती थी, तो कंपनी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाया करती थी। लेकिन आजकल क्या हुआ है, मार्केट कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट आ गया है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनियों को पहले रिसर्च करना पड़ता है, दे विल हैव टू रिसर्च अ लॉट,
और पता करना पड़ेगा कि कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है और कंपनी को उसी तरह के प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। एंड अर्लियर क्या होता था कि अर्लियर वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बनाते थे और फिर कस्टमर को देते थे, बेचते थे। अब क्या हो रहा है, कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कस्टमर किस तरह का डिमांड रख रहा है, मार्केट रिसर्च की जा रही है और एजुकेशनल एडवर्टाइजिंग हो रही है और आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये मार्केट ओरिएंटेशन है, यानी कि ये सब चीज़ें देखा जा रहा है कि क्या करने पे कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार होगा। आप देखते हो आजकल आफ्टर सेल्स सर्विसेज बहुत अच्छी हो गई हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आओ और टोल फ्री नंबर रहता है, उस पर आप अपना सुविधा प्राप्त कर सकते हो। आप वॉशिंग मशीन खरीद के लाते हो, कंपनी की तरफ से कोई आता है और आपको सिखाता है कि ऐसे ऐसे इसको रन करना है, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप आफ्टर सेल सर्विस जो है आप उसको बुला के उससे डिस्कशन कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट जो आता है वो है रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब क्या हुआ है, पहले 1991 से पहले क्योंकि गवर्नमेंट रन करती थी कंपनियों को, तो बहुत सारे बजट उसके लिए उसको रखना पड़ता था। अब उसको रिड्यूस करना पड़ गया है, यानी कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट मच ऑफ बजट फॉर द पब्लिक सेक्टर। बिकॉज अब क्या हुआ है, प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं और प्राइवेट सेक्टर आ चुका है, तो इससे प्राइवेट सेक्टर को पता है कि अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको अपनी बिजनेस बंद करनी पड़ेगी, बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या हुआ है कि रिडक्शन हो गया है, बजट इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है अलग से जितना पहले बनता था। आप देखो, द बजटरी सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर इज रिड्यूसिंग डे बाय डे। दस द पब्लिक सेक्टर हैज़ टू सर्वाइव एंड ग्रो बाय यूटिलाइजिंग देयर ओन रिसोर्सेज। अब जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको अपने ही रिसोर्सेज से सर्वाइव करना पड़ेगा, और अगर वो अच्छा नहीं अर्न कर रहे हैं, अगर अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ऐसे में गवर्नमेंट उनको बेच दे रही है या प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रही है। तो ये चीज़ें अब आ गई हैं देखने में, ये बहुत अच्छी भी हैं और कुछ सेंस में ख़राब भी हैं। अच्छी इसलिए हैं क्योंकि अब जितने भी हमने पढ़ा इसमें सब में हमें सुविधाएं मिल रही हैं। इससे क्या हुआ है कि गुड्स अच्छे मिलने लगे हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, इनोवेशन आ गया है, प्रोडक्ट्स हमारे हिसाब से बनने लगे हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। तो ये इसके फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान ये है कि डोमेस्टिक कंपनियां जो हैं उसको सरवाइव करना मुश्किल हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जो स्मॉल सेक्टर्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ये सब दिक्कतें आई हैं। इनफैक्ट अब तो ये भी है कि कोरोना वायरस में ये ऐसा भी फील हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही कोरोना इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है। अगर ये इतना नहीं होता तो शायद इतना देश में नहीं फैलता, क्योंकि आपको पता है वुहान में फैला और वहाँ से पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि हर कंट्री अब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट एक मार्केट हो गई है। तो इसी वजह से ऐसा समझ में आ रहा है सीधा सीधा कि इसका इम्पैक्ट ये भी पड़ा है। अब ये एक अलग से पॉइंट जुड़ सकता है, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मेरा अपना व्यू है कि ये भी एक इम्पैक्ट आ गया है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर मान लो कोई बीमारी महामारी फैलती है तो वो पूरे दुनिया को इम्पैक्ट करेगी। ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे रहा है साफ साफ। लेकिन एक इसका अच्छा भी पॉइंट है कि अगर कोई मेडिसिन बनती है या वैक्सीन बनती है तो सबको डिलीवर की जाएगी। तो आपको क्या लगता है? मैं चाहूँगा कि आप इसको समझने के बाद आप अपना एक कमेंट दो कि क्या ये पॉइंट और ऐड हो सकता है, और आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे लिए यूज़फुल रहे कि नहीं रहे ये पॉइंट्स को पढ़ते हुए। तो आपको मैं चाहूँगा कि आप यस और नो में दें और उसको सपोर्ट करें। कैसे देना है कि आप कमेंट में ये लिख सकते हैं कि यस आई एग्री विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। अगर आप नहीं हैं तो वन वर्ड में भी यस और नो में कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक इट एंड subscribe it so that you can get future videos on time. Thank you for listening and have a nice day.